कनाडा में लिबरल पार्टी ने मार्क कार्नी को अपना लीडर चुन लिया है। यूं वो प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट हो गए हैं और जैसे ही फॉर्मेलिटीज़ पूरी होंगी वो प्राइम मिनिस्टर का ओथ भी लेंगे। अब इसमें टेक्निकलिटीज़ क्या हैं? इस वक्त हमारी यानी कनाडा की पार्लियामेंट तो बंद है, तो क्या पार्लियामेंट के अंदर जब वो ओथ लेंगे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी लेंगे, या पार्लियामेंट से बाहर ही वो लिबरल पार्टी का कोई इजलास बुला के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो अपना फॉर्मली रेजिग्नेशन देंगे? क्योंकि अभी तक प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने रेजिग्नेशन नहीं दिया। एज ऑफ टुडे, आज मार्च 10 है और इस वक्त 12 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हुए हैं 12:15 PM आई शुड से। तो इस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट जस्टिन ट्रूडो ही हैं। मार्क कार्नी जो है वो डेजिग्नेट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तभी ओथ ले सकते हैं जब ट्रूडो रिज़ाइन करेंगे। अब ट्रूडो रिज़ाइन तो पार्लियामेंट को बुलाए बगैर कर सकते हैं, क्या मार्क कार्नी को पार्लियामेंट के अंदर जाके ओथ लेना है? ये एक बड़ा सवाल है। जब वो ओथ लेंगे तो फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात भी होगी। मुझे इस टेक्निकलिटी का, इस लीगैलिटी का अभी तक मैं श्योर नहीं हूँ कि क्या वो पार्लियामेंट को बुलाए बगैर भी ओथ ले सकते हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा। और फिर उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो तुरंत अगले इलेक्शंस में जाएंगे, यानी फौरी तौर पर अगले इलेक्शन कॉल करेंगे। ये स्पेकुलेशन है। तो क्या वो पार्लियामेंट को बुलाएंगे? चूँकि पार्लियामेंट इस वक्त कनाडा की प्रोरोग हुई है, यानी बंद हुई है, जो लास्ट वीक ऑफ मार्च तक ऑफिशियली बंद रहेगी, मगर उसको वापस बुलाया जा सकता है अगर प्राइम मिनिस्टर, जो इस वक्त भी ट्रूडो हैं, अगर उसको कॉल बैक करने की रिक्वेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ कनाडा को दें। उसकी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ हैं, काफ़ी क्राइसिस है। और इस वक्त जो कनाडा को सबसे बड़ा क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स का है, चूँकि बड़े अनसर्टन है टैरिफ्स ऑन एंड ऑफ। फिर वो 51st स्टेट का जो अमेरिका की तरफ से नैरेटिव है, जो पहले हम जोक समझते थे, अब वहाँ से ये ख़बरें आ रही हैं। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने भी एक बार कहा था कि ये रियलिटी है। इसी तरह वहाँ की जो मेगा टीम है, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है, वो सोचती है, सोचना और है, अमल करना और है। ये दोनों बातें कनाडा को और कैनेडियन पॉलिटिक्स को अनसर्टेनिटी में रखे हुए है। पर्सनली मैं ना तो टैरिफ का सपोर्टर हूँ और ना 51st स्टेट बनने की बात का सपोर्टर हूँ। हाँ, जो इकोनॉमिक यूनियन है कनाडा और अमेरिका की, उसका मैं हामी हूँ। जिस तरह यूरोपियन यूनियन का मॉडल हुआ करता था, मैंने पिछले दिनों भी अपने लाइव इंटरेक्शन में आपके साथ यही बात की। अब वो वाली बात तो खटाई में पड़ गई है और पीछे चली गई है। अब ये दो नैरेटिव आगे बढ़ गए हैं, 51st स्टेट वाला और टैरिफ्स वाला। और डग फोर्ड जो ओंटारियो के दोबारा से तीसरी बार री इलेक्ट होने वाले प्रीमियर हैं, यानी चीफ मिनिस्टर हैं दूसरे देशों की भाषाओं के मुताबिक, मगर हमारे ओंटारियो और कनाडा की भाषा के मुताबिक वो प्रीमियर हैं। तो डग फोर्ड जो हैं वही लगता है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ डटे हुए हैं। अभी उन्होंने 25% सरचार्ज लगा दिया है उस इलेक्ट्रिसिटी पर जो ओंटारियो से अमेरिका की कुछ स्टेट्स को जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। डग फोर्ड ही इस महाज पे डटे हुए हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप के इन दोनों फैसलों की वजह से, यानी कभी वो टैरिफ लगाने की बात करते हैं, फिर वो पॉज कर देते हैं, लेकिन टैरिफ लगाने का उनका फ़ैसला वो बहुत ही परमानेंट दिखता है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी है कनाडा की पॉलिटिक्स में भी, इकॉनमी में भी। और इसका फ़ायदा जो पॉलिटिकल पंडित हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्क कार्नी को होता नज़र आ रहा है, क्योंकि लिबरल पूल्स में कुछ महीने पहले कंजर्वेटिव के मुकाबले में बहुत पीछे चले गए थे। अब लिबरल्स पूल में कंजर्वेटिव के बराबर आ गए हैं और किसी किसी पोल में एक आध पॉइंट आगे भी दिखते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो फियर्स नैरेटिव है अगेंस्ट कनाडा इन टर्म्स ऑफ टैरिफ्स, इन टर्म्स ऑफ 51st स्टेट, उसने
लिबरल्स को भी यूनाइट कर दिया है और कैनेडियंस की मेजॉरिटी को फिर से लिबरल के पीछे खड़ा कर दिया है। और उसका एक और बड़ा कारण है कि कंजर्वेटिव्स भी कंजर्वेटिव्स नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर हार्पर के चले जाने के बाद तीनों जो लीडर आए हैं, एंड्रयू शेयर, एरन ओटूल और अब पियर पोलिवेयर, ये तीनों के तीनों इतने इफ़ेक्टिव कंजर्वेटिव लीडर नहीं रहे, जिसकी वजह से कंजर्वेटिव्स पीछे जा रहे हैं डिस्पाइट मैसिव अनपॉपुलैरिटी ऑफ जस्टिन ट्रूडो। क्योंकि हम पियर पोलिवेयर का भी नैरेटिव एक ही सुनते रहे उनकी वो 3-4 सालों से, एक्स द टैक्स, लेकिन कोई और बड़ी कंजर्वेटिव की पॉलिसी सामने नहीं आई। वही अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कंजर्वेटिव ने भी की जो लिबरल्स कर रहे थे, वही पॉलिटिकल करेक्टनेस इन्होंने भी की, वही ब्लंडर उन्होंने भी किए, जिसकी वजह से लोग सोचते हैं कि अब कंजर्वेटिव और जो लिबरल्स हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर लिबरल को ही वोट दे दे। ये आदमी मार्क कार्नी बातें करने में तो कुछ मैच्योर दिखता है एज अपोज टू इवन ट्रूडो, एज अपोज टू पियर पोलिवेयर। तो इस वजह से लोग अब मार्क कार्नी की तरफ झुक रहे हैं, इसीलिए इनके पोल्स में ग्राफ ऊपर आ रहे हैं, एटलीस्ट कंजर्वेटिव्स के साथ बराबर हो चुके हैं। कुछ पोल्स बताते हैं कि ये एक आध पॉइंट ऊपर जा चुके हैं, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं मार्क कार्नी को भी, कैनेडियंस को भी, कनाडा को भी। और ये हमारे फ्यूचर के मैं तो इनको कहूँगा कि इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है। इनकी अपनी कोई सीट अभी तक नहीं है, बिकॉज इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। पॉलिटिक्स में ये पहली बार जंप इन किया है इन्होंने। इससे पहले ये स्टेट बैंक के गवर्नर रहे, स्टेट बैंक ऑफ कनाडा के, और उसके बाद ये स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रहे। इंटरेस्टिंग बात ये है। और अब ये कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। कितने समय के लिए बनते हैं, अगला इलेक्शन जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, ये है आज का हमारा टॉपिक। इस पे अपने क्वेश्चंस लिखिए। बाय द वे मुझे क्वेश्चंस आना शुरू भी हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी बात और करता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने दुनिया को हिलाया हुआ है, सिर्फ कनाडा को ही नहीं हिलाया। मिडल ईस्ट, यूक्रेन, रशिया, यूरोप पूरे के पूरे हिले हुए हैं। और अब इस वक्त ज़ेलेंस्की पहुंच चुके हुए हैं सऊदी अरेबिया। अगरचे सऊदी अरेबिया में कल यानी ट्यूसडे को मीटिंग होगी यूक्रेनियन टीम की और अमेरिकन टीम की, और उस मीटिंग में ये तय किया जाएगा कि पीस टॉक में यूक्रेन कितना ट्रूली इंटरेस्टेड है। इस वक्त यूक्रेन को बहुत लॉसेस हो रहे हैं। जो उन्होंने रशिया की टेरिटरी पर थोड़ा बहुत कब्ज़ा किया था यूक्रेन ने, वो जो टेरिटरी है वो भी अब इस वक्त जा रही है वापस रशिया के पास। और रशिया ने जो यूक्रेन के हिस्सों पे कब्ज़ा किया हुआ था, वो पूरे का पूरा जो मामला है वो भी इस वक्त वापस यूक्रेन लेने के काबिल नहीं। हम कोशिश करेंगे कि यूक्रेन के हवाले से कोई हमें वीडियो क्लिप मिले तो हम आपके साथ यहाँ पे शेयर करें। तो सिचुएशन ये चली हुई है इस वक्त, और यूक्रेन के हवाले से बातचीत करेंगे। नदीम शाह साहब ने मिल्टन से सब क्वेश्चन पूछा है कि कैन कार्नी इम्प्रूव आर इकॉनमी। नदीम शाह साहब रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। देखिए, मार्क कार्नी हमारी इकॉनमी को क्या इम्प्रूव कर सकेंगे, क्योंकि इकोनॉमिस्ट हैं। स्टेट बैंक ऑफ कनाडा के भी गवर्नर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रहे हैं। तो क्या वो हमारी इकॉनमी को इम्प्रूव कर पाएंगे, ये उनका क्वेश्चन है। चूँकि इकॉनमी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इस वक्त इकॉनमी के साथ एक नया बड़ा चैलेंज है, वो है टैरिफ्स का। कनाडा की इकॉनमी टैरिफ के इशू से पहले भी कोई बड़ी ग्रेट इकॉनमी नहीं थी, लेकिन इस वक्त बड़ा जो इशू है वो टैरिफ्स का है। तो इस वक्त सिचुएशन ये चल रही है। अब हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में
सॉरी फॉर इंटरप्शन। हमारे यहाँ कुछ इस वक्त टेक्निकल ग्लिचेस चल रहे हैं। ये मेरा ख्याल है ट्विटर भी दूसरी तरफ डाउन है और यूट्यूब में भी कुछ इशू चल रहा है। तो एनी हाउ बात हम कर रहे थे मार्क कार्नी के अगले प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद की सिचुएशन पे। नदीम शाह साहब का क्वेश्चन था क्या हमारी इकॉनमी इम्प्रूव करेगी। मुझे नहीं लगता हमारी इकॉनमी इम्प्रूव करेगी, और चूँकि चैलेंजेस डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी शदीद हैं और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल सिनेरियो है वो भी इफ़ेक्ट कर रहा है। और इसके बावजूद मार्क कार्नी का ग्राफ थोड़ा ऊपर जाता नज़र आ रहा है, और उसमें जैसा मैंने पीछे कहा कंजर्वेटिव्स की अपनी भी नलायकियां हैं, इनइफेक्टिवनेस है। तो देखते हैं कनाडा की पॉलिटिक्स किस तरफ जाती है। थोड़ी सी बातचीत हम करेंगे प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के सऊदी अरब के विज़िट के हवाले से। कल सऊदी अरब में प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की तो नहीं होंगे, मगर आज वो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलेंगे, बातचीत करेंगे। मोहम्मद बिन सलमान यूएस और यूक्रेन की टीमों के बीच ट्यूसडे को एक पीस टॉक का समिट होस्ट कर रहे हैं, और ये जो समिट है इससे 2 हफ्ते पहले ऑलमोस्ट फ्यू डेज बैक, आई थिंक रफली 10 डेज बैक, रशिया और यूएस का हुआ था। अब चीज़ें प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, इतनी तेज़ी से सब कुछ बदलाव आ रहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि चीज़ें किस दिन किस टाइम लाइन पे हुई हैं। एनी हाउ अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि यूक्रेन के बहुत सारे इलाके जो रशिया ने कब्ज़े में किए हुए हैं, यूक्रेन उनको छुड़ाने में नाकाम है। क्या यूक्रेन अपनी पीस टॉक में वो इलाके रशिया को देने पे हामी भरेगा? ये है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, क्योंकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की बहुत स्लिपरी हैं, उनकी सिचुएशन भी हमें समझना चाहिए। उनके बहुत ज़्यादा स्टेक्स इस वक्त दाव पे लगे हुए हैं। उसका कारण ये है कि लाखों फौजी उनके मारे जा चुके हैं, और पूरी यूक्रेनियन अवाम उनसे पूछती है कि इतनी कुर्बानियों के बाद और मिलियंस यूक्रेनियंस के डिस्प्लेस इंटरनली और एक्सटर्नली हो जाने के बाद अब यूक्रेन की जो हार है वो उसको ज़ेलेंस्की किस तरह अपने गले में उस हार के जो हार हैं, उस हार के जो नेकलेस हैं अपने गले में लटकाएंगे। इट्स वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो उनका नाटका बंद कर दिया। बाय द वे अगर प्रेसिडेंट ट्रंप उनको जो बाइडन की तरह मदद देते भी रहते तो क्या बनना था? और लोगों ने मरना था और तबाही और होनी थी। क्या जो बाइडन की जो भी मदद गई थी 3 सालों में ज़ेलेंस्की को, क्या ज़ेलेंस्की उसकी वजह से जीत गए? क्या ज़ेलेंस्की उसकी वजह से अपने लोगों को मरने से और डिस्प्लेस होने से बचा सके थे? नहीं बचा सके थे। तो अब दुनिया का मीडिया, यूरोपियन यूनियन और ख़ास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड का मीडिया जो यूक्रेन की शदीद हार है उसकी ज़िम्मेदारी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे डाल के खुश हो जाएंगे कि देखिए इसकी वजह से हारे। भाई उनको तो आए अभी 7-8 वीक हुए। इससे पहले 3 सालों में जो बाइडन के ज़माने में खुद यूरोपियन यूनियन और जो बाइडन ने कितना फतह कर लिया था रूस को। तो यही सवाल प्रेसिडेंट ट्रंप भी ज़ेलेंस्की से पूछते हैं, यूरोपियन यूनियन से पूछते हैं कि भाई तुम अगर पीस की तरफ नहीं जाओगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? अभी जो रशिया का कुछ हिस्सा यूक्रेन ने बड़ी हिम्मत करके पिछले साल कुछ कब्जा किया था वो भी रशिया वापस ले रहा है, और यूक्रेन के हज़ारों फौजियों को सराउंड कर लिया हुआ रशियन आर्मी ने। तो यही तो प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि तुम क्यों अपने इन मासूम नौजवानों को मरने पे तुले हुए हो जबकि तुम हार रहे हो, और फिर 3rd वर्ल्ड वॉर की गैम्बलिंग भी कर रहे हो। तो ये है वो इशू। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और बातचीत को आगे लेके चलते हैं। ज्योति गुप्ता जी ने पूछा मार्क कार्नी की बात के हवाले से कि मार्क कार्नी वन विद 86%, क्रिस्टिया फ्रीलैंड विद 8%, अदर्स टू एक तो कैटरीना थी, एक और थे जो उसमें रेस में थे, वो दोनों ने 3% के आसपास ली है। तो व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ चंद्रा आर्या एंड रूबी ढाला इफ दे वुड बी इन द रेस? मेरा ये ख्याल है कि वो जो अदर 3% वाले दो हैं ना उनसे तो बेहतर ही करते, शायद क्रिस्टिया फ्रीलैंड से भी बेहतर करते थे।
अब देखिए क्रिस्टिया फ्रीलैंड भी कमाल की एक जोकर किस्म की पॉलिटिशियन, आई एम सॉरी टू से दिस, उन्होंने भी ट्रूडो के साथ मिल के बेड़ा गर्क किया जो हमारा नैरेटिव है, जो हमारी पॉलिटिक्स है। और उसके बाद ट्रूडो को रेजिग्नेशन पे भी डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी मजबूर किया, क्योंकि उन्होंने रिज़ाइन कर दिया एज अ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। अब ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी और इनके 8% है। मेरा ख्याल है कि रूबी डाला और चंद्रा आर्या जी अगर रेस में होते तो 8% से तो ज़्यादा ले जाते। मैं ये नहीं कहता कि वो मार्क कार्नी की तरह 86% लेके जाते, मुझे ये पता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मार्क कार्नी के पीछे एक पूरी मशीनरी थी लिबरल पार्टी की, उनके सपोर्टर्स की, जो उनके फाइनेंशियल सपोर्टर हैं, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। ये लोग नहीं थे रूबी डाला और इनके पीछे चंद्रा आर्या के, लेकिन फिर भी शायद चंद्रा आर्या रूबी डाला अगर रेस में होते तो इन से क्रिस्टिया फ्रीलैंड से और कैटरीना वगैरह से कुछ बेहतरी करते। तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, शायद इसीलिए उनको रेस से बाहर निकाला गया था। तो बहरहाल कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। अब ज़ेलेंस्की के हवाले से पूछा है अमित भाई ने बॉम्बे से। मुझे अच्छा लगा उन्होंने बॉम्बे लिखा, मुंबई ऑफिशियल है लेकिन अभी भी हमारा जी बॉम्बे कहने को करता है, मन यही करता है कि बॉम्बे के नाम से ही हम याद रखें मुंबई को। एनी हाउ, विल ज़ेलेंस्की स्लिप अवे अगेन इन सऊदीया पीस टॉक? ये तो खैर खुद अमेरिकन भी अमित साहब देख रहे हैं कि क्या ज़ेलेंस्की अपनी बात पे कायम रहेगा, चूँकि उसके भी बड़े इश्यूज़ हैं, बहुत मसले हैं, वो अपनी बात पे कायम रह नहीं पाता। उसको पैम्पर भी कर देते हैं, फिर उसके अंदर बहुत प्रेशर है, उसके अपने देश के अंदर बहुत प्रेशर है। तो अभी वो आज तो मिलेगा सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से। ये उसका जो विज़िट था सऊदी अरेबिया का, ये लास्ट मंथ स्केड्यूल था, लेकिन ये उसने पोस्टपोन किया इसलिए कि ऑलमोस्ट 2 वीक्स बैक जब रशियंस और अमेरिकन मिले थे सऊदी अरेबिया में, उससे ठीक अगले रोज़ इसका स्केड्यूल विज़िट था सऊदी अरेबिया का, लेकिन फिर इसने पोस्टपोन किया ये कह के कि अब ऑप्टिक्स अच्छे नहीं है कि मैं रशियंस और अमेरिकन के मिलने के अगले रोज़ जब जाऊंगा सऊदी अरेबिया में तो पूरी दुनिया यही समझेगी कि मैं उस बातचीत को एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसलिए ये नहीं गया था। इसने 10 मार्च का दोबारा से ये विज़िट रीस्केड्यूल किया था, तो ये आज पहुँचा है। ऑफ कोर्स मोहम्मद बिन सलमान से जब मिलेगा तो इस मसला पे भी इसकी बात होगी। अब यूक्रेनियन ये कह रहे हैं कि कल की मीटिंग जो अमेरिकन की और यूक्रेनियन की होगी इसमें ये शामिल नहीं होगा। अब कल की मीटिंग में यूक्रेनियन कितना बेंड डाउन होते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इनकी जो एड है, मिलिट्री एड है, वो भी बंद कर दी है, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी बंद कर दी है, और उधर एलॉन मस्क तो यहाँ तक धमकी दे चुके हैं कि मैं ये जो मेरा स्टार लिंक का नेटवर्क है, इंटरनेट है, वो भी बंद कर दूंगा, क्योंकि उनकी उस नेटवर्क की वजह से यूक्रेन की आर्मी को पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही है। दे आर इन कनेक्टिविटी, सो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। तो इस सारी सिचुएशन में अब यूक्रेनियन ये बहाना लेंगे ज़ेलेंस्की एंड हिज टीम कि जी अब तो देखिए ट्रंप की वजह से हम हार गए। यानी पहले ये कौन सी जंग जीत रहे थे 3 सालों में, कौन सा रूस को उन्होंने दीवार के साथ लगा दिया था। यूरोप भी ये खुद से पूछे और ज़ेलेंस्की भी अपने गिरबान में झांके कि उन्होंने क्यों अपने लाखों फौजियों को मरने का ये रास्ता चुना। ये जंग, जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं, जब शुरू हुई थी ये शुरू हो भी नहीं सकती थी अगर ज़ेलेंस्की होश के नाखन लेते, लेकिन अमेरिकन उस वक्त जो बाइडन ने और यूरोपियन ने उसको पुश किया, जंग हुई। फिर उसके बाद इस्तांबुल में इस जंग के को 2-3 वीक के बाद एक पीस टॉक थी, उससे ये वॉकआउट कर गए और देखिए उसके बाद क्या हशर हुआ। पूरी दुनिया परेशान है, मगर ज़ेलेंस्की अभी भी इसी चक्कर में है कि वो स्लिप अवे हो जाए, जो आपका क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। आज हम लंबी बातचीत नहीं करेंगे, हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारा कनेक्शन भी आपसे टूटा। नतीश बैनर्जी ने पूछा है क्या पाकिस्तान कभी हेट इंडिया पॉलिसी से बाहर आ सकता है? थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक है हमारा ये, इस पर हम बात करते रहते हैं। देखिए पाकिस्तान हेट से बाहर नहीं आ सकता, उसकी पूरी की पूरी जो पॉलिसी है वो हेट पे है, ये हम सुबह शाम देखते हैं। लेकिन इस पर जब कभी हमारी बात होगी इस सब्जेक्ट पे तो इसको फिर से हम रीएड्रेस करेंगे। ये काफ़ी पुराना इशू है और उसी तरह चल रहा है।
जी सुनील शाह साहब का न्यूयॉर्क से है, व्हाट आर द चांसेस ऑफ यूरोप इमर्जिंग अगेंस्ट यूएसए। अच्छा क्वेश्चन है आपका सुनील जी। देखिए यूरोप इमर्ज कर रहा है, यूरोप कहता है कि हम इस तरह इमर्ज नहीं करना चाहते थे अगेंस्ट यूएस। वो अभी भी कह रहे हैं कि हम अगेंस्ट यूएस नहीं है, मगर अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यूरोप के तो मज़े लगे हुए थे ड्यूरिंग द पास्ट 70-80 ईयर्स, जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है। अमेरिका ने उनकी सिक्योरिटी गारंटी ली हुई थी। यूरोप अपने इवन 2% से लेस जीडीपी से भी कम वो नेटो में खर्च करता था, और ज़्यादातर अमेरिका का 3.5% के करीब आसपास इनका खर्च होता था। सिर्फ 3.5% की बात नहीं है, अमेरिका की इकॉनमी इतनी बड़ी है, उसका 3.5% बहुत बड़ा बजट था। और फिर अमेरिका की आर्मी, मतलब मिलियन से ज़्यादा उनकी आर्मी है। वो कोई मेरा ख्याल है 50,000 के करीब तो जर्मनी में ये मौजूद रहते हैं हर वक्त, और भी यूरोप के देशों में मौजूद रहते हैं। तो इसकी वजह से यूरोप को कोई फिक्र ही नहीं थी, उनके लल्ले तलल्ले चल रहे थे, वहाँ पे वोकिज्म भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। उनका वोकिज्म अमेरिकन कंजर्वेटिज्म को बुरा भला भी कहता रहता था, और अमेरिकन फिर भी उनको अपने गले से लगाए रहते थे। इवन रिपब्लिकन्स के ज़मानों में आप बुश सीनियर, बुश जूनियर की गवर्नमेंट्स को देख लीजिए, रोनाल्ड रेगन के ज़माने को देख लीजिए, तो सब उनके साथ रहते थे। इवन कंजर्वेटिव्स भी, तमाम वोक जो वहाँ की यूरोप की पॉलिटिकल फोर्सेस थी, उनका साथ देते थे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनका साथ ना देने की बात अपने पहले टेन्योर में की, मगर पहले टेन्योर पे प्रेसिडेंट ट्रंप के फुटप्रिंट्स ही स्ट्रांग नहीं थे। तो उनकी तो अपनी इम्पीचमेंट 2 बार हुई। नैन्सी पेलोसी उनके जो उनकी स्पीचेस को पढ़ती रहती थी, वो इधर स्पीच कर रहे होते थे, पीछे वो हाउस की होती थी स्पीकर, तो वो वहाँ पे तमाशे लगाती रहती थी। अब जो अपने सेकंड टेन्योर में अभी जो उन्होंने जॉइंट कांग्रेस के सेशन से लास्ट वीक प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो स्पीच की, तो उसके पीछे वाइस प्रेसिडेंट नज़र आए, और उनका अपना जो था स्पीकर, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन शायद उसका नाम है, वो था पीछे। तो ये पहली बार कोई अच्छे ऑप्टिक्स थे। फिर भी डेमोक्रेट्स उनके ख़िलाफ़ काफ़ी विरोध किया, वो तो खैर उनका हक है, डेमोक्रेसी में ये होता है। तो इस सारी सिचुएशन में अब अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑप्टिक्स हैं वो ज़रा बेहतर हैं, पावरफुल वो प्रेसिडेंट है। लेकिन उन्होंने जो नेटो के ख़िलाफ़ और यूरोप के ख़िलाफ़ जो उन्होंने ये पूरे का पूरा नैरेटिव अपनाया, और जो उन्होंने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, तो इस सारी सिचुएशन में अब ये है कि यूरोप ने सोचा कि अब हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप तो 4 ईयर्स के लिए, आगे डेमोक्रेट्स आते हैं, ये किसी को पता नहीं। अगर कंजर्वेटिव यानी रिपब्लिकन वहाँ पे दोबारा आते हैं पावर में, और वो रिपब्लिकन्स उसी तरह के हुए जिस तरह के पहले हुआ करते थे, लिबरल्स की तरह के ही रिपब्लिकन्स, तो वो फिर यूरोप के साथ मिल जाएंगे। लेकिन अगर मेगा की टीम आ गई, जेडी वैंस टाइप लोग आ गए, तो फिर यूरोप को ये ख़तरा हुआ कि भाई हमें कोई ऑल्टरनेट अब हमें बना के रखना चाहिए। तो ये मैं कहूँगा कि ये इमर्जिंग जो उनका नया अब प्लान है, अब इस पर वो अमल कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये बड़ा मुश्किल है कहना। वो बहरहाल जो भी इमर्जिंग उनका प्लान है, वो यूएस के अगेंस्ट नहीं है, वो एक जिसे कहना चाहिए प्रिकॉशनरी है कि अगर यूएसए में फिर ट्रंप जैसे कोई मेगा के लोग आ गए तो फिर यूरोप क्या करेगा। तो इसलिए वो अब बना के रखना चाहते हैं। अब उन्हें कुछ होश आ रहे हैं कि भाई हम 100% रिलाय नहीं कर सकते अमेरिका पे, करना भी नहीं चाहिए था, मगर किया उन्होंने। उनका ये ख्याल था कि हम उनको अमेरिकन को बुरा भला भी कहते रहेंगे और जूते भी मारते रहेंगे और अमेरिकन हमारी सिक्योरिटी भी करते रहेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ऐसी बात तो नहीं चल सकती कि आप हमें बुरा भला भी कहें और हम आपकी सिक्योरिटी भी सारी की सारी हम चलाएं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। वैसे भी बाय द वे अब यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रही। पहले अमेरिका जो था, यूरोपियन यूनियन उनकी अम्ब्रेला के नीचे था, तो ये एक यूनिपोलर वर्ल्ड चल रही थी, स्पेशली आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन। अब चाइना एक बहुत बड़ी पावर है। रशिया ने बता दिया कि मैं वाकई एक पावर हूँ। चूँकि अमेरिका यूरोप मिल के भी रशिया को नहीं हरा सके, तो रशिया भी फर्म हो गया।
इंडिया एक बहुत बड़ी इमर्जिंग पावर है। मिडल ईस्ट जहाँ पे सऊदी अरब का ये अभी ये बना हुआ है डिप्लोमेटिक हब बना हुआ है, जहाँ पे ये पीस टॉक हो रही है सऊदी अरेबिया में। पहले दुनिया ने कभी ऐसा सोचा नहीं था। अब सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ओमान, कुवैत, ये जो देश हैं जीसीसी के, ये भी एक पावर हब बन चुके हुए हैं। तो अब पावर जो है ना सिर्फ और सिर्फ पास नहीं रही इनके अमेरिकन के पास नहीं रही। अभी आपने खबर सुनी है कि चाइना, रशिया और ईरान मिल के ईरान के बॉर्डर के आसपास, आज की खबर है कि अपनी जो जंगी मशकें हैं वो कर रहे हैं। तो क्या मैसेज है अमेरिका को, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि स्टे अवे फ्रॉम अस। तो दुनिया बदल चुकी हुई है। इसमें सिर्फ प्रेसिडेंट ट्रंप का कोई कसूर नहीं है कि वो बदल रहे हैं। वो तो बस ऐसे ही अब वो जिसे कहते हैं ना ब्लेम गेम में वो आ रहे हैं। वो ऐसे समय में आए हैं कि जब दुनिया बदल चुकी हुई है। जी 2-3 क्वेश्चंस और लेते हैं, 3 लेते हैं। मैं कोशिश करता हूँ क्विक आपको उसके आंसर्स दूँ। राकेश कुमार जी का ब्रैम्पटन से हैं, वाई नो वन इज इवन टॉकिंग अबाउट चाइनीज टैरिफ्स ऑन कैनेडा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑल वी हेयर अबाउट यूएसए टैरिफ्स। जी बहुत बढ़िया आपका क्वेश्चन है। मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सोच रहा था इसको भी डिस्कस करूँ, मेरे जहन से निकल गया। बिल्कुल देखिए, अब ट्रेड वॉर जो है वो कोई यूएस की नहीं है, अब चाइना की भी ट्रेड वॉर है। चाइना को भी मौका मिल रहा है कि भाई अगर यूएस ने ट्रेड वॉर शुरू किया तो हम भी हर जगह अब ट्रेड वॉर लगाएं। वो जो केविन ओलीरी ने कुछ हफ्ते पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रूडो व्हाट डिड यू डू विद कनाडा, कि हम ना चाइना के साथ कुछ कर सकते हैं, ना इंडिया के साथ कुछ कर सकते हैं, दुनिया के बहुत सारे देशों के साथ कुछ नहीं कर सकते, अमेरिका के साथ भी हमारा फड्डा हो चुका हुआ है। तो ये है वो कमज़ोर सरकारें जो सिर्फ और सिर्फ ये लिबरल की नहीं है। ठीक है वो कंजर्वेटिव सरकार में नहीं है 10 सालों से, मगर उनकी लीडरशिप भी बड़ी ही वीक, फ्रेजाइल और जस्ट लाइक लिबरल है। कोई मतलब उनमें स्पाइन ही नज़र नहीं आती कि हमें पता लगे कि ये कंजर्वेटिव्स हैं, ये कोई डिफरेंट हैं लिबरल से। तो इसी वजह से ये हो रहा है। और भाई आपने सही राकेश जी आपने कहा कि क्यों हम बात नहीं कर रहे। थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस पॉइंट ऑन द टेबल। मैं इस पे अलग से एक व्लॉग करूँगा और अलग से आपके साथ लाइव इंटरेक्शन में भी जाऊँगा। 2 क्वेश्चन और लेते हैं जी। मिस्टर देश जी का है क्वेश्चन, डिड ट्रम्प विद हिज रेटरिक इंक्रीज द प्रोबेबल वोट शेयर ऑफ द लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। जी ऐसा है, बिल्कुल है। ट्रंप की वजह से भी हुआ और दूसरा ये भी हुआ कि शायद ट्रंप ने कहीं कहा था कि ये जो कंजर्वेटिव पार्टी जो है कनाडा की, ये मैगा नहीं है। तो उस पर पियर पॉलिवर ने बड़े फ़ख्र से कहा कि हाँ मैं मैगा नहीं हूँ, मैं एंटी ट्रंप हूँ, क्योंकि वो यही समझता है कि वो टैरिफ की वजह से और 51st स्टेट की वजह से अब वो अफोर्ड नहीं करता। भाई ठीक है, आप 51st स्टेट की बात ना माने, मैं भी नहीं मानता। टैरिफ की बात पे भी आप विरोध करें, मैं भी करता हूँ, लेकिन एंटी अमेरिकनिज्म या एंटी ट्रंप इस तरह जाने की ज़रूरत नहीं है। तरीके और सलीके से बात करें। वहाँ की लेबर पार्टी यानी लिबरल पार्टी जो इंग्लैंड की है, वो भी तो मिले हैं कीयर स्टारमर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ, उनकी कितनी डिप्लोमेटिक लैंग्वेज थी। अब ये जो पियर पोलिवर है, इसको भी बड़ा लिबरल बनने का शौक है। तो अब क्या बनेगा फिर इसके बाद। तो इसकी वजह से जो आपका क्वेश्चन है कि लिबरल पार्टी का जो वोट शेयर है वो बढ़ रहा है। लोग सोच रहे हैं जब लिबरल और कंजर्वेटिव में फ़र्क ही कोई नहीं है तो ये मार्क कार्नी दिखने में तो ज़रा बेहतर दिखता है, मैच्योर दिखता है ट्रूडो से भी और इससे भी, तो फिर इसको वोट देंगे। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ऑनेस्टली। मैं भी अगर पीपीसी का बड़ा स्टॉन्च सपोर्टर ना होता तो शायद मैं भी इसको वोट दे देता। हालांकि कंजर्वेटिव को ही मैंने वोट दिया है, लेकिन इतना मैं तंग आया हुआ हूँ कंजर्वेटिव की पॉलिटिकल करेक्टनेस और इनकी जो उनकी कंजर्वेटिव की जो अंदर की ब्यूरोक्रेसी है उनकी पार्टी की, वो हर एक को, ख़ास तौर पर भी जो भी हिंदू बैकग्राउंड का कैंडिडेट था, सबको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ऑलमोस्ट सभी को रिजेक्ट कर दिया। इतना बुरा हाल है। तो फिर मौज करें कंजर्वेटिव भी। सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, वही पॉलिटिकल करेक्टनेस, वही एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर करना। तो फिर क्या फ़र्क रह गया कंजर्वेटिव और लिबरल में। लेकिन बहरहाल मेरे पास चॉइस है, आपके पास भी चॉइस है,
जो भी कैनेडियन सुन रहे हैं, मैं ऑनेस्टली कहूँगा कि इस चॉइस में ये पर्पल, मैंने इत्तेफाक से बाई चांस आज स्वेटर पहना हुआ है, पर्पल कलर को, पीपीसी के कलर को वोट दीजिए, मैं तो उसको दूंगा। अगर ये पीपीसी ना होती तो मैंने मार्क कार्नी को वोट दे देना था। पियर पॉलिवर से बहरहाल ये फिर भी दिखने में, बोलने में ठीक ही लगता है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त की। तो वोट फॉर पीपीसी, ये मेरी आपसे इल्तिजा है। महेश अग्रवाल जी का जयपुर से है, विल मार्क कार्नी इम्प्रूव रिलेशनशिप विद इंडिया एंड मोदी? आई होप कि ये कुछ करेगा। वो जो खालिस्तानी नैरेटिव की वजह से ट्रूडो ने जो बेड़ा गर्क किया था, वो इतना नहीं करेगा। आई होप सो। लेकिन यू नेवर नो, हम इसको जानते नहीं हैं। वो इंग्लिश का एक है एक्सप्रेशन, द डेविल यू नो इज़ बेटर देन द डेविल यू डोंट नो। अब हम इसको नहीं जानते, लेकिन बहरहाल ये स्टेट बैंक का गवर्नर भी रहा हुआ है। अभी कुछ वीक से हम इसकी कुछ छोटी छोटी स्पीचेस सुन रहे हैं। एटलीस्ट जो इसने कल अपनी विक्ट्री स्पीच की है वॉज नॉट दैट बैड ऑनेस्टली। तो मुझे नहीं लगता कि ये उस तरह की स्टूपिड हरकतें करेगा। ट्रूडो ने तो हद ही कर दी थी ना। इस पे हिंदू फोरम कनाडा ने कल बड़ी अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा कि जितनी ट्रूडो ने डिविसिव पॉलिटिक्स की है, उस डिविसिव पॉलिटिक्स के बाद हम होप रखते हैं कि मार्क कार्नी उस लेवल पे नहीं जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं और बातचीत को वाइंड अप करते हैं। एक या दो ले लेते हैं। करण अरोरा जी का है, कैन पोलिवियर विन अगेंस्ट मार्क कार्नी इन द अपकमिंग इलेक्शन? या ही कैन विन, लेकिन नॉट इजीली। मुझे लगता है कि नेक्स्ट सरकार जो भी होगी वो फिर माइनॉरिटी की सरकार होगी, भले से वो कंजर्वेटिव की हो, भले से वो लिबरल की हो। लेकिन मुझे शक ये पड़ता है कि नेक्स्ट सरकार यानी चौथी सरकार फिर लिबरल की बनेगी जगमीत सिंह के एसोसिएशन के साथ, और दिस इज़ नॉट अ गुड सिनेरियो। लेकिन कंजर्वेटिव ने इतना बुरा हाल किया, हमारी लीडरशिप इतनी बुरी चली आ रही है, हार्पर के बाद मुसलसल बुरे लीडर आए हैं आज तक। तो यही हाल होना था, यही अब ख़तरा है। अगर आ जाते हैं पियर पॉलिवर तो मे बी लिटल बेटर देन कार्नी। आई एम नॉट श्योर। ये इतना बुरा हाल है जी। कुछ शर्मा जी का है, विल मार्क कार्नी एक्स दैट कार्बन टैक्स? मेरा ख्याल है खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि मैं भी एक्स द टैक्स कर रहा हूँ। अगर ये भी एक्स दैट कार्बन टैक्स कर देते हैं तो पियर पॉलिवर के पास फिर बाकी क्या बचा? ना तो तजर्बा है पियर पॉलिवर को इकॉनमी का, और पॉलिटिक्स का है उन्हें, लेकिन कोई मेच्योरिटी नज़र नहीं आती। मार्क कार्नी को पॉलिटिक्स का तजर्बा नहीं है, अपना इकोनॉमिक्स का तजर्बा है, बातें वो थोड़ी मेच्योर कर लेते। तो सिचुएशन इज़ वेरी, जिसे कहना चाहिए बुरी सिचुएशन है। तो व्यूअर्स बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आज हमारा कुछ जो टेक्निकल सिस्टम है जिसमें हमारा भी कोई कसूर नहीं है, वो भी कोई थोड़ा सा ख़राब रहा, जिससे हमारी इंटरप्शन भी रही। टैग टीवी के यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ अगर आप मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कर सकें तो उसको भी कीजिए। अगर आप हमें और हमारी इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हो तो आप हमें पैट्रियन, पेपॉल, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आज की बातचीत मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।